गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो वेलकम बैक अगेन। सो हम अपना सेशन जो है वो दोबारा लेके आए हैं हिंदू का, जो कि है 22 Feb 2021 का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। और ये सीरीज हमारी कंटिन्यूटी में चल रही है, अप्रोक्सीमेटली 30th लेक्चर है ये हमारा। और उम्मीद करते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। और जिनको भी ये लेक्चर अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए तो आज का पेपर खोल लेते हैं। तो जो भी न्यूज आपके लिए आज है वो मैंने हाईलाइट कर दी है, तो आपके लिए जो है थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं। ये तो इसकी बात तो हम रोज ही करते हैं। ठीक है, ये जो आपका है पेंगोंग लेक में क्या हुआ है, तो आज जो है मैं डायग्राम के माध्यम से नहीं आपको मतलब एक मिनट दीजिएगा। मेरे पास उसकी पीपीटी थी, एक मिनट दीजिएगा सर। पहले जो है पेंगोंग लेक जो है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि पेंगोंग लेक में क्या हुआ है, अभी तक कैसा डेवलपमेंट हुआ है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर। ये देखिए, ये हमारा एक पेंगोंग लेक की हमारी पीपीटी थी, तो इसको एक बार खोल लेते हैं, जो कि आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, इस लेक्चर में। अब ये देखिए पेंगोंग लेक जो है इस पे एक स्पेशल सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूँ। बस मैं आज जो है समझा रहा हूँ कि आपको कहाँ से क्या क्या हो रहा है, कैसा डेवलपमेंट हो गया है। और आज मैं इसको थोड़ी स्पीड में समझाऊंगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैं उतना डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना स्पेशल सेशन और लगातार पिछले 3-4 सेशन से मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो आज क्या हुआ है, जो नाइन्थ राउंड ऑफ टॉक्स थी, ठीक है, जो नाइन्थ राउंड ऑफ टॉक्स थी उसमें क्या हुआ था, उसमें डिसाइड हुआ था कि चाइना क्या करेगा। उसमें डिसाइड हुआ था कि चाइना जो है फिंगर 8 से पीछे जाएगा, और इंडिया जो है, इंडिया फिंगर 3 की जो इंडिया की बेस है, जिसे हम कहते हैं धन सिंह थापा पोस्ट, जिसे हम कहते हैं धन सिंह थापा पोस्ट, वहां पर इंडिया जाएगा। तो नॉर्थ पेंगोंग में, ये पेंगोंग लेक है, इसका नॉर्थ पार्ट है, तो नॉर्थ पेंगोंग में जो है इंडिया फिंगर 3 तक आके स्थित हो गया है, वेर इन चाइना जो है फिंगर 8 के बियॉन्ड चला गया है। और जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का जो एरिया है ना, इसको बनाया है सर इन लोगों ने अभी नो मैन जोन। इसका मतलब ये है कि इस इलाके में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जो इलाका है, इस इलाके में अभी कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होगी। कुछ समय के लिए पेट्रोलिंग पे पाबंदी कर रखी है। ठीक है, तो करंट सिनेरियो क्या है, इंडिया अपनी फिंगर 3 की पोस्ट पे है, जो कि है धन सिंह थापा पोस्ट। और वेर इन लाइक चाइना कहाँ चले गया है, चाइना फिंगर 8 के बियॉन्ड चला गया है, जो कि अप्रैल से पहले का स्टेटस क्यू था। जो लोग इस टॉपिक को डीप में जानते हैं समझिए, अप्रैल से पहले का स्टेटस क्यू एग्जैक्टली यही नहीं था। चाइना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही जगह पे है, क्योंकि चाइना जो है फिंगर 8 से पहले था, बियॉन्ड था, वो ठीक है, चाइना वहां जा चुका है। लेकिन वेर इन इंडिया क्या था ना, इंडिया फिंगर 4 तक, भले इंडिया की पोस्ट जो थी फिंगर 3 में थी, लेकिन जो इंडिया का बेस था वो फिंगर 4 के आसपास था। तो इंडिया को अपना बेस छोड़ के फिंगर 3 की पोस्ट में आना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम डिप्लोमेटिकली या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा हमें लॉस है। और इसके बावजूद हम अमूमन जो है फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करते थे, और अभी फिलहाल के लिए वो पेट्रोलिंग भी जो है बंद की है। तो अब आपके पास दो जो है व्यूज आ सकते हैं। कोई एक्सपर्ट कह सकता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को लॉस है, कोई कह सकता है कि नहीं, ये स्टेबिलिटी और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए अच्छा है। तो मैं जो है दूसरे ऑप्शन में जाऊंगा, सिंस ये बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ था जो बहुत महीनों से चला हुआ आ रहा था, और अल्टीमेटली एक पीसफुल सोल्यूशन निकालना, ठीक है, इट टेक सम एफर्ट। ठीक है, कुछ एफर्ट लगता है इसमें, एंड वी हैव डन राइट थिंग, मेरे हिसाब से वी हैव डन राइट थिंग। ठीक है, तो ये इसमें आपका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। ये बात की हमने नॉर्थ की। ठीक है, अब सर साउथ में क्या हुआ है ना, साउथ का डेवलपमेंट क्या हुआ है साउथ पेंगोंग में। अब साउथ पेंगोंग को ना मैं हमेशा जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक, ठीक है, 2 और 3। साउथ पेंगोंग में क्या है ना, अगर चाइना जैसे ये मैंने मान लिया एक फेज है, मैंने मान लिया दूसरा फेज है, और मैंने मान लिया तीसरा फेज है। ठीक है, तो अगर चाइना अगर यहां से करता इंट्रूट इंट्रूट यहां से करता फेज 1 से, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, इंडिया ने बीच में अगस्त के टाइम पे यहाँ पर 2 हिल्स थे जो कि 1962 से खाली पड़े हुए थे। यहाँ पर 2 हिल्स थे जो कि 1962 से खाली पड़े हुए थे। ठीक है, और चाइना ने इनको कॉन्कर करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले चाइना कुछ करता, इंडिया अपनी आर्मी लेके आया और इंडिया ने इन दोनों हिल्स पे जो है अपनी पकड़ बना ली।
और ये हिल्स का नाम क्या है, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। इसको रटने का तरीका क्या है, हेलमेट है मेरे पास सर ब्लैक कलर का, क्योंकि अमूमन जो हेलमेट होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। इन दोनों चोटियों में जो है इंडिया की पोस्ट है, और यहाँ से जो है ऊंचाई से बैठ के नीचे जो है दुश्मन पे वार करना बहुत आसान होता है। तो एक तरह से चाइना के लिए क्या था, चाइना के लिए यहाँ से अटैक करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अल्टीमेटली वो इसके थ्रू चुशूल तक पहुंचना चाहता था। चुशूल इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताऊंगा। तो ये रास्ते चाइना के लिए बंद हो गए थे। सेकंड रास्ता था सर चाइना का ये, यहाँ पर मालदो है, ठीक है, और ये स्पंगूर लेक है, और यहाँ पर है स्पंगूर गैप। अब ये दो हिल्स थे, गुरुंग हिल्स और मगर हिल्स, इसके बीच में एक गैप था जिसे हम कहते थे स्पंगूर गैप। चाइना इस स्पंगूर गैप से आगे बढ़ना चाहता था और चुशूल तक जो है कॉन्कर करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, हमारी आर्मी जो है उन्होंने गुरुंग हिल और मगर हिल उसको ऑक्यूपाई कर लिया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई आर्मी, ठीक है, अगर कोई आर्मी दो हिल्स, देखिए स्पंगूर गैप है, ये मान लेते हैं गुरुंग हिल्स है, ये मान लेते हैं मगर हिल है, अगर किसी की आर्मी ऊंचाई में बैठी है, तो अगर कोई भी आर्मी इस वैली से निकलेगी, इस गैप से निकलेगी और चुशूल तक पहुंचना चाहेगी, तो उनको यहाँ पर रोकना या इस पॉइंट पे काउंटर करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, सिंस हम लोग ऊंचाई में थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ कि जो चाइना का दूसरा रास्ता था, इससे ये हुआ जो चाइना का दूसरा रास्ता था, कौन सा, याला, ये भी बंद हो गया। फिर बचा था तीसरा रास्ता, जो कि रैकिनला रजांगला से होते हुए चुशूल तक जाता था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर रैकिनला और रजांगला में भी इंडिया की डोमिनेंस है, तो चाइना यहाँ से भी नहीं आ पाया। तो साउथ पेंगोंग में चाइना के लिए रास्ते बिल्कुल बंद हो गए थे। लेकिन जो अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि इंडिया को ये स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस हैं ये छोड़ के जो है पीछे जाना पड़ेगा। अब हर चाइना का जो है फोर्स चुशूल को कॉन्कर क्यों करना चाहती है, चुशूल में ऐसा क्या है। चुशूल में सर क्या है, एक प्लेन इलाका है, चुशूल एक प्लेन इलाका है, यहाँ पर एक हवाई पट्टी है या एयर स्ट्रिप है, जो कि फिलहाल के लिए एक्टिव नहीं है, लेकिन एक हवाई पट्टी है और प्लेन इलाका है। आप समझिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और तीसरा क्या है, यहाँ पर ये एक डायरेक्ट पाथ खुल जाएगा कहाँ के लिए, लेह के लिए। अब चुशूल का इंपॉर्टेंस इसलिए आती है सर क्योंकि ये प्लेन इलाका है, तो यहाँ पर हम कंटीजेंसी के टाइम पे जो है एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स जो है उनको लैंड करवा सकते हैं, और यहाँ से आर्मी तक लॉजिस्टिक्स पहुंचाना बड़ा आसान हो जाएगा। और कोई भी जंग भूखे पेट लड़ी नहीं जाती सर। तो जैसे जैसे आर्मी को लॉजिस्टिक्स मिलना शुरू हो जाएगा, आर्मी और एफिशिएंटली लड़ना शुरू हो जाएगी। तो अभी क्या हुआ है, ये सारी पोस्टें छोड़ के इंडिया को जाना पड़ा है पीछे, जो अप्रैल से पहले की पोजीशन थी, और चाइना भी इस साइड आ गया है, ठीक है। अब हम न्यूज देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सर न्यूज, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, अब हमारी न्यूज क्या है सर। अब जो हमारी न्यूज है, उस न्यूज में क्या है कि इंडिया ने क्या किया, देखिए चाइना पे हम वैसे ही भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, चाइना पे वैसे ही हम भरोसा नहीं करते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने पहले चाइना को बिल्कुल पीछे जाने दिया है, और जब इंडिया श्योर हो गया है कि हाँ चाइना पीछे मूव कर गया है, देन जो है इंडिया ने जो है अपने ट्रूप्स को पीछे खींचा है। पीएलए मूवमेंट्स वर मॉनिटर्ड बिफोर इन्फेंट्री रिमूवल, ठीक है। तो यही है कि चाइना पे हम भरोसा नहीं करते, तो इंडिया ने पहले चाइना को जो है बिल्कुल ऑब्जर्व किया है कि डिसएंगेजमेंट चाइना कर रहा है यूएई से अलग अलग तकनीकों से, और जब ऐसा हो गया है तो उसके बाद क्या क्या किया है, इंडिया ने विड्रॉल करना शुरू हुआ है। और ये विड्रॉल जो है ना, डिसएंगेजमेंट, ये खत्म हो चुका है फिलहाल, ये डिसएंगेजमेंट खत्म हो चुका है। और 10th राउंड ऑफ कॉप्स मीटिंग जो है वो भी हो चुकी है, और उसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि हम फर्दर जो और स्ट्रेटेजिक इलाके हैं, जैसे गलवान वैली हो गया, डैम चौक हो गया, ठीक है, हॉट स्प्रिंग हो गया, वहां पर भी हम डिसएंगेजमेंट जो है धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज आई गेस कवर हो गई है। दूसरी न्यूज क्या है सर, नो प्लान्स टू मर्ज ईपीएफ और एनपीएस। पहला सर क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, ठीक है, पहला क्या है ये आप भी जानते हैं कि क्या हुआ था। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इनका कोई इंटेंट नहीं है डिस्करेज करने का। लिखिए पहले न्यूज क्या थी बजट की, पहले समझिए बजट की न्यूज क्या थी। बजट की न्यूज ये थी, ठीक है, जो बजट की न्यूज थी, बजट की न्यूज क्या थी, वो देख लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा। जो बजट की न्यूज थी वो ये थी कि जो ईपीएफ होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है,
ठीक है, जो कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, मैं ज़्यादा तकनीक में नहीं जाऊंगा, नॉर्मल एक जनरल लेवल की बात करूंगा। मान लेते हैं कंपनी है और इस कंपनी का एक एम्प्लॉय है। इस एम्प्लॉय की सैलरी मान लेते हैं 20,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। इस एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है, तो इस एम्प्लॉय की सैलरी से अराउंड 3,200 मान लेते हैं। इस एम्प्लॉय की सैलरी से अराउंड 3,200 पर मंथ डिडक्ट होगा, और इतना ही अमाउंट इसकी कंपनी भी देगी, और इतना ही अमाउंट जो है वो इसकी कंपनी भी देगी। कितना? जितना एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉयर भी उतना ही देगा, ठीक है। और ये दोनों अमाउंट जो आपका होता है 6400, ये दोनों अमाउंट जो आपका होता है 6400, ये इस एम्प्लॉय जो है, आपका बंदा काम कर रहा है कंपनी में, उसके ईपीएफ अकाउंट में जो है वो जमा हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक तरह से कह सकते हैं पेंशन स्कीम होती है प्राइवेट सेक्टर की, इसको हम कह सकते हैं पेंशन स्कीम ऑफ प्राइवेट सेक्टर है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ है सर? फिर क्या हुआ है, एक मिनट दीजिएगा जी। तो इसको हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की पेंशन स्कीम। कैसे कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया। अब इस बार बजट में क्या हुआ है ना सर, बजट में, और हाँ, ये जो स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलता है इन लोगों को, ये क्या होता है, ये टैक्स फ्री होता है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। लेकिन सर इस बार के बजट में क्या अनाउंसमेंट किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा? उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है इस बार बजट में कि जो ये आपकी ईपीएफ है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो स्कीम है आपकी, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी इंडिविजुअल 2.5 लाख से, कोई भी इंडिविजुअल जो 2.5 लाख पर ईयर से, जो 2.5 लाख पर ईयर से ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा, किसमें? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में, तो जो उसका इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं होगा, ठीक है। जो उसका इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं होगा। समझ में आया आपको? अब ये देख लीजिए, जो सीतारमन जी कह रही हैं, देयर इज नो इंटेंट टू डिस्करेज हाई इनकम अर्नर्स फ्रॉम सेविंग विद द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, and that she was open to reviewing the contribution limit of 2.5 lakh a year for tax-free interest imposed in the recent budget unit। बजट में इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या कहा है, 2.5 लाख तक जो जमा करेगा एक साल में, वो तो टैक्स जो है वो इंटरेस्ट फ्री, मतलब कि टैक्स फ्री होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री नहीं होगा, ठीक है। ये बात चली थी, लेकिन इसकी आलोचना हुई है, और अभी क्या कहा गया है, सीतारमन जी ने ये कहा है कि वो ओपन है इसको रिव्यू करने के लिए, और वो इसे रिव्यू कर सकती है। ये पहली न्यूज थी। इसके अलावा एक न्यूज और थी, ये बात चल रही थी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और को मर्ज करने वाले हैं किसके साथ में, नेशनल पेंशन स्कीम के साथ में। तो सीतारमन जी ने कहा है कि ये भी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज थी, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अभी क्या है, कोरोना की बात करते हैं सर। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर दिन जो है कोरोना के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर हम डिक्लाइन देख रहे हैं, और डिक्लाइन अमूमन होना भी चाहिए सर, सिंस कोविड की वैक्सीन जो है वो हम लगवा रहे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो। तो कहीं पर भी जो है अब केसेस नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो स्टेट को आग्रह किया है सेंटर ने कि आप सर्विलेंस बढ़ाइए और कंटेनमेंट जोन का स्थापना कीजिए, और प्लस जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आरटीपीसीआर टेस्ट करवाइए। लेकिन आरटीपीसीआर से पहले आप करवाइए रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर रैपिड एंटीजन में कोई नेगेटिव आता है, ठीक है, अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोई कह सकते हैं, अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोई क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो उसको रीटेस्ट करो, किससे? आरटीपीसीआर से। अब रैपिड एंटीजन क्या होता है, आरटीपीसीआर क्या होता है, इसकी नॉलेज सर आपको होनी चाहिए, ठीक है। आप ऑलरेडी हम 8 या 9 महीने से कोरोना में है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और देखिए ये अमरावती में जो है आपका, महाराष्ट्र में एक बार लॉकडाउन जो है दोबारा से रीइम्पोज हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ दीजिएगा।
ये देखिए वैसे स्टेट न्यूज है, हम कवर नहीं करते, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने, एके लिखते हैं इनको, अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फार्म लीडर्स जो है, फार्म यूनियन के जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनके साथ क्या किया है, इन्होंने उनके साथ जो है मीटिंग की, ठीक है, और जो फार्म लॉज थे उनकी आलोचना की। आलोचना में इन्होंने क्या क्या कहा, जो ये फार्म लॉज है ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, ये डेट वारंट है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। पहला इन्होंने कहा कि जो फार्म लॉज है ये डेट वारंट है फार्मर्स के लिए, ठीक है, ये फार्मर को जो है ना रिड्यूस कर देंगे टू मेल लेबर, ये फार्मर्स को रिड्यूस कर देंगे लेबर में इन इट्स ओन लैंड, ठीक है, दूसरा इन्होंने ये कहा। तीसरा इन्होंने कहा जो एमएसपी है उसकी क्या करो, गारंटी दो। और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन मानने की सलाह दी, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। चौथा क्या कहा है, मीरठ में ये जाएंगे, क्या आयोजन होगा वहां पर, महापंचायत का, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो केजरीवाल जी ने कहे हैं कि ये लॉस को जो है रिपील कीजिए क्योंकि ये डेथ वारंट है फार्मर्स के लिए, ठीक है, एक फार्मर अपनी जमीन में एक मजदूर बन के रह जाएगा, एमएसपी को गारंटी कीजिए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को जो है मानिए, क्या अवहेलना कीजिए, और मेरठ में मैं महापंचायत का जो है गठन करेंगे या महापंचायत करवाएंगे मेरठ में, उसके लिए कहाँ जाएंगे, मेरठ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है ना सर, अब समझिए ये पूरा मुद्दा फार्म लॉस का, देखिए ये आपको आना जरूरी है क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है, ये फार्म लॉस का मुद्दा पूरा आपको आना जरूरी है क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है। तो मैं प्लीज जो लोग वाकई में सीरियस हैं इसको जानने के लिए, मेरा एक वीडियो है, ठीक है, फार्म लॉस के ऊपर, जिसमें मैंने ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया है, सॉरी व्हाइट बोर्ड में जब मैंने वहां पर पढ़ाया है इसको, तो आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये मुद्दा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरी करंट अफेयर की वीडियोस में आप लिखेंगे फार्म लॉस तो वो आपको दिख जाएगा, मैंने वो पढ़ाया है व्हाइट बोर्ड में, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। अराउंड 1.30 मतलब 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो है, उसमें आपको स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, ठीक है, A2+FL ये क्या होता है, A2 क्या होता है, ठीक है, ये सब जो है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप एक बार उसे देख लीजिएगा क्योंकि देखिए समय इतना नहीं होता है, हिंदू का एनालिसिस करना है, और यहाँ पर अगर मैं आपको फार्म लॉस के बारे में समझाने बैठ जाऊंगा तो ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा सर, इससे अच्छा जो लोग जानना चाहते हैं वो वीडियो देखने वाली उनके लिए आसानी हो जाएगी। ये एक अच्छा है, मतलब ये एक कह सकते हैं केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल जजमेंट जो है जज साहब के कैसे कैसे आते हैं वो आप भी देखते हैं। एक जज साहब कहते हैं कि, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ जजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जजमेंट की बात कर रहा हूँ। एक जजमेंट आया था आपका बीच में कि अगर हम किसी को भी चाइल्ड को भी, मतलब उसको बता रहा हूँ कि अगर हम किसी चाइल्ड को जो है टच करते हैं, ठीक है, कपड़ों के बाहर से, ठीक है, डायरेक्ट बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो उसे सेक्सुअल अब्यूज नहीं माना जाएगा पॉस्को के अंदर, ठीक है। तो अब जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ है, एक एक आदमी था, टीचर था, उसने क्या किया, एक लड़के के साथ में, एक छोटा बच्चा था 7 साल का, उसको सोडोमाइजिंग किया था, ठीक है। सोडोमाइजिंग मतलब कि कह सकते हैं पेनिट्रेशन किया था उसके साथ में, ठीक है, बॉय मेल टू बॉय ये था, ठीक है, सेक्सुअल कह सकते हैं एक तरह से जो है सेक्सुअल एक्टिविटी की थी, ठीक है। तो उसको अराउंड कितने कुछ साल की जो है पॉस्को के अंदर सजा मिली थी, तो उस सजा को, उसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई थी, उसने एक लिया जो है दाखिल की कोर्ट में और ये कहा कि अभी मैंने 18 महीने काट चुका हूं और प्लीज मुझे मेरी बाकी सजा जो है माफ की जाए क्योंकि मैं फैमिली वाला हूं और मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन इसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा है, ऑफेंस इन्वॉल्विंग अब्यूज ऑफ चाइल्ड विक्टिम इज अनपार्डोनेबल and the Delhi High Court remarked while refusing to lower the sentence awarded to a teacher। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात कही है, हाई कोर्ट ने ये बात की है कि जिस ऑफेंस में चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड विक्टिम है उसको हम माफ नहीं कर सकते, आपको अपनी पूरी सजा काटनी पड़ेगी, और अगर हम इसे माफ कर देंगे ना तो एक सोसाइटी में रॉन्ग सिग्नल जाएगा, ठीक है, और दिस विल बी अगेंस्ट द पर्पस ऑफ पॉस्को, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है। तो ये अच्छा डिसीजन था, एंड ऐसे कुछ डिसीजंस हमें और चाहिए जिससे कि हम जो है एक हिंड्रेंस या कह सकते हैं एक रेजिलियंस या हिंड्रेंस पैदा कर सकें, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये आप देख लीजिए, ये भी वन लाइन न्यूज है,
स्टेट न्यूज है, पढ़ा रहा हूँ कि सर थोड़ी स्टेट न्यूज आज जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट सी आई है। तो क्या क्या हरियाणा का जो बजट है वो आने वाला है, ठीक है। और इन्होंने कहा है FII जो है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, ठीक है, स्टेट बजट के पहले ये बोल रहा है कि सब्सिडी प्रोवाइड कीजिए ई व्हीकल्स को, इससे क्या होगा, पोल्यूशन कॉम्पैक्ट होगा। तो सर ये देखिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, चाहे दिल्ली की बात कीजिए या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है जो ये कर रही है ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, ई व्हीकल्स को, ठीक है, ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें हैवी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सब्सिडी मिलेगी तो लोग जाग और जो है ई व्हीकल्स को खरीदने के लिए आगे आगे आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा सर। आगे जितना अभी पढ़ाया उतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और कौन सी न्यूज है हमारे पिटारे में वो निकालनी है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ली है, देखिए वाली न्यूज तो पढ़ ली हमने ऑलरेडी, इंडिया वेटेड टिल चाइना पुल्ड बैक इट्स ट्रूप, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें ये देखते हैं। ये है एक न्यूज, ठीक है, ये एक न्यूज है। ये न्यूज क्या है ना सर, ये देखिए, ये न्यूज है केरला लाइकली टू रिव्यू MOU विद फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब सर इस MOU में क्या हुआ था, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, इस MOU में क्या हुआ था सर ये देखिएगा, ठीक है। इसमें यह हुआ था कि एक यूएस बेस्ड फिशिंग, एक यूएस बेस्ड जो है एक फिशिंग फिल्म थी जो कि ट्रॉलर बनाने वाली थी, किसके लिए, डीप सी फिशिंग के लिए, ठीक है। अब समझिए ट्रॉलर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं एग्जैक्टली आपको फोटो तो दिखा सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक कह सकते हैं एक प्रॉक्सी या एक डमी का डायग्राम बना के दिखा दूंगा, या ट्रॉलर की फोटो है मेरे पास, देखते हैं। ये देखिए ट्रॉलर जो है ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ मेरा एरो कर्सर है, ट्रॉलर जो है देखिए इस टाइप का होता है, ये देखिए ट्रॉलर जो है ये देखिए इस टाइप का होता है, ठीक है। और कौन सा होता है ट्रॉलर, कोई और फोटो है हमारे पे, ये देखिए ये ट्रॉलर देखिए, ये ऐसे ट्रॉलर होता है, ठीक है। अब सर देखिए डीप सी ट्रॉलर क्या होता है, मान लीजिए ये, मान लेते हैं कि ये आपकी पानी है, समुद्र है, ठीक है। इसके ऊपर मान लेते हैं एक वेसल जो है वो तैर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक वेसल जो है वो तैर रही है, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर एक वेसल जो है वो तैर रही है। अब क्या होगा ना, जो ट्रॉलर होते हैं, ट्रॉलर हम बात कर रहे हैं डीप सी ट्रॉलर की, ये मान लेते हैं ये बेस है, ये मान लेते हैं समुद्र का बेस है। तो ये क्या करेगा, इससे एक जाला अटैच होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक जाला अटैच होगा ऐसे करके, ठीक है। उसका इतना बड़ा मुंह होगा, ठीक है। उसका इतना बड़ा मुंह होगा जो एक फुटबॉल का गोल की, जो फुटबॉल का वो होता है ना आपका फुटबॉल का ग्राउंड कह सकते हैं, उतना बड़ा जो है एक इसका जाला होगा। और ये क्या करेगा, ये नीचे से पूरे बेस को जो है स्वीप करता हुआ आएगा, स्वीप करता होगा। इससे क्या होगा, जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है। ये फिशिस को ही नहीं, ये फिशिस को ही नहीं, टर्टल्स, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो ये बेस पे रहते हैं, ये उनको क्या करेगा, ये उनको ही पकड़ लेगा। अब भले ही बाद में बहुत जगह पे देखा गया है कि जो फिशरमैन है बाद में उनको नीचे फेंक देता है, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरे हो, लेकिन जो फिशेस के अलावा एनिमल्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मरीन के लिए, उनको भी जो है ये पकड़ लेता है। और इससे तीसरा हम क्या है ना सर, जब ये जो डीप सी ट्रॉलर जो है ना, ये जब बेस में बेस से जो है जब ये आगे बढ़ता है तो पूरे बेस को ना, ये मान लीजिए पूरा इरोड कर देता है। ये पूरे बेस जो क्या करता है, ये पूरे बेस को जो है इरोड कर देता है। और इससे क्या होता है ना, पूरी की पूरी मरीन जो साइकिल है या मरीन इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। समझ में आया, कोई भी चीज किसी बेस के अगेंस्ट रगड़ती जा रही है तो ये पूरा जो ये समतल जमीन थी ना, ये अब ऐसी हो जाएगी। तो जितने भी वहां प्रोटीन्स थे कह सकते हैं, जो स्मॉल फिशेस थी, उनका पूरा हैबिटेट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अभी नहीं, बहुत पहले से हम इस जो डीप सी फिशिंग जो होती है, जो ट्रॉलर के थ्रू होती है, इसकी हम निंदा करते हुए आए हैं, ठीक है। तो
ये वर्ड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ट्रॉलर्स फॉर डीप सी फिशिंग कोस्ट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा सर, ये एक नया मुद्दा है जो कि अभी हाईलाइट हो रहा है या पहले से भी था सर। ठीक है, एक तेलंगाना जो है, मैं देख देख रहा हूँ कि ये स्टेट जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, अभी की नहीं, बहुत पहले से देख रहा हूँ मैं से। तेलंगाना जो है अचीव्स 100% टैप वाटर कनेक्शन टू स्कूल्स एंड आंगनबाड़ीज। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्कूल न्यूज है। एडिंग अनदर फीचर इन इट्स कैप, तेलंगाना हैज जॉइंड द ग्रुप ऑफ स्टेट्स that has ensured tap water connections to all school and आंगनबाड़ी सेंटर। बहुत बढ़िया बात सर, बहुत बढ़िया बात। और तेलंगाना was the first to provide, ये पहला स्टेट था प्रोवाइड करने वाला क्या, water connections to all households, and the achievement was acknowledged by the central government a few days ago। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि आप पहले स्टेट बने हैं जिन्होंने पूरे हर घर में जो है वाटर कनेक्शन दिया है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है आपके लिए। और अभी इन्होंने क्या किया है, सारे स्कूल में आंगनबाड़ी में पाइप वाटर जो है पहुंचा दिया है। ठीक है, work on providing connections to school, Anganwadis and ashram shalas was taken up under 100 day special campaign of the Ministry of Jal Shakti under Jal Jeevan Mission। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर जल जीवन मिशन के अंडर ये काम हो रहा है। तो समझिए दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि तेलंगाना पहला स्टेट था जिसने कि हर घर में जो है वाटर कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराया था। ठीक है, सेकंड क्या किया इसने, भी ये पहला स्टेट बन गया है, या नहीं, ये उन स्टेट को इसने ज्वाइन कर लिया है जिसने हर स्कूल में और हर आंगनबाड़ी में जो है वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया है। ठीक है, या टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा सर। ठीक है, ये देखिए, ये न्यूज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूँ, ये न्यूज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूँ सर, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, एक टाइग्रेस थी। ठीक है, ये मैसूरू कर्नाटक की बात है। यहाँ पर एक टाइग्रेस ने जो है दो लोगों को जान से मारा था, जिसमें से एक 14 साल का बच्चा था और एक 60 साल के आसपास एक महिला थी। ठीक है, तो अभी जो है इसको जो है, ठीक है, ट्रैंक्विलाइज किया गया है, बेहोश किया है, और इसको जाके जो है छोड़ेंगे कहाँ पर, एनिमल रेस्क्यू सेंटर में, जो कि कहाँ है, कूर गली में। लोगों की डिमांड थी कि इसे मार दिया जाए, लेकिन लोगों को मनाया और कहा कि हम इसे कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो सर ये देखिए, ये कोई आमूमन बात नहीं है। ठीक है, ये कोई आमूमन बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है जो हम देख रहे हैं कुछ समय से, कि ह्यूमन एनिमल की जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, जो ह्यूमन एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार जो है बढ़ती जा रही है। इसका जो मेन कारण है ना सर, समझिए, पहले क्या था हमारे टाइम पे, जब शुरू शुरू में जो है शुरू हुआ था, ये सिटीज बनी थी, तो क्या था ना, तो मान लीजिए ये आपका गांव था, मान लेते हैं गांव था, अभी तो गांव शहर बन गया है, पहले की बात कर रहा हूँ, ये गांव था। और क्या था, ये आपका जंगल था, बीच में ये था बफर जोन। ठीक है, बीच में ये था बफर जोन और ये था आपका जंगल। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ट्रांजिट था, और बीच में फिर था जंगल। जंगल में जानवर खुश थे, गांव में लोग खुश थे। लेकिन जैसे जैसे क्या बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आगे आया, क्या हुआ, लोग धीरे धीरे, लोग क्या करे, लोग ने क्या किया, लोग ने धीरे धीरे जो है, ये जो लैंड है, गांव एक्सपेंड होने लग गए, गांव जो है वो होने लग गए एक्सपेंड। गांव एक्सपेंड होने लग गए तो क्या हुआ, जगह कम पड़ने लग गई लोगों के रहने के लिए, तो लोगों ने जो ये बफर एरिया था ये ऑक्यूपाई करना शुरू किया। लोगों ने जो ये बफर एरिया था ये ऑक्यूपाई करना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने जो जंगल्स थे उनको भी काटना शुरू किया और जंगल्स को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए कुछ समय बाद जो है, लोग जो है घर बनाते बनाते लोगों ने इतना जंगल ऑक्यूपाई कर लिया, अल्टीमेटली जो वहां पर घर बन गया, सिटीज बन गई, लेकिन वो ये भूल गए कि ये पूरा पहले जंगल हुआ करता था, ये पूरा का पूरा जो है पहले जंगल हुआ करता था। ठीक है, अब जो एनिमल अब जो एनिमल यहाँ से, क्योंकि होता क्या है ना, अब जो एनिमल यहाँ से घूमते हुए, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, यहाँ तक आता था कि ये जंगल है, मैं यहाँ घूम सकता हूँ, अब वो अगर यहाँ पर आएगा तो उसे घर दिखेंगे, और अगर उसे यहाँ पर लोगों के घर दिखेंगे तो उसकी और एनिमल की, उसकी और ह्यूमन की कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, और यही आजकल हो रहा है। इसके अपार्ट हम कहते हैं सर, चीता जो है, गुलदार जो है, चीता इंग्लिश में, हिंदी में गुलदार कह लेते हैं, गुलदार जो है सर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है। ठीक है, या जो गुलदार है, गुलदार जो है इसका एनिमल से कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, ये हम जो है देखते रहते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा सर, देखिए जब कोई अच्छी चीज बताएं तो यही बंद हो जाता है सर। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, एक बार दोबारा खोल लेते हैं।
थोड़ा समय दीजिएगा सर मुझे, जब तक खुल लेता है हम देख लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा। थोड़ा समय दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि पहले यहाँ पर शहर थे, हम कह रहे थे कि पहले इतनी गांव थे, ठीक है, और गांव के आगे क्या था, इतने जंगल थे और ये था बफर जोन, ठीक है। अब क्या हुआ सर, धीरे धीरे गांव जो है बढ़ने लग गए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे गांव बढ़ने लग गए और गांव कहाँ तक पहुंच गए, गांव शहर बन गया। धीरे धीरे गांव जो है वो शहर बन गया और जंगल सिर्फ इतना तक सीमित रह गया। अब एनिमल जो पहले यहां से यहां तक घूमने आता था या यहां से यहां तक घूमने आता था, वो अब भी यही सोच के आएगा कि यार ये तो मेरा इलाका है, मैं यहां तक घूम सकता हूँ। लेकिन जब वो यहाँ पर आएगा ना घूमने के लिए, तो उसे मिलेंगे कौन, आदमी लोग, ह्यूमंस मिलेंगे। और यहां से क्या शुरू होता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, ठीक है, सिंस मैं वाइल्ड लाइफ को बहुत फॉलो करता हूं तो आपको एग्जांपल देता हूं कि क्या होता है ना, चीता जो होता है, चीता बहुत समझदार एनिमल होता है। चीता कह लीजिए, लेपर्ड हो, लेपर्ड आप उसको कह सकते हैं, लेपर्ड एक और एनिमल होता है, अलग अलग होते हैं बेसिकली। तो चीता और लेपर्ड जो आप बात करते हैं, ये जो होता है ना, जैसे मान लीजिए जंगल है, तो ये बहुत समझदार एनिमल होते हैं। ये जंगल की विसिनिटी में रहते हैं, समझ रहे हैं, जंगल के किनारे में रहते हैं। अब क्या हुआ, शहर जो है ने इतना जंगल जो है ऑक्यूपाई कर लिया, जंगल सिर्फ इतना बच गया, ये सब में क्या आ गया, बिल्डिंगें आ गई, इन सब में क्या हो गया, बिल्डिंगें आ गई, और जंगल कितना रह गया, जंगल सिर्फ इतना रह गया। इस केस में सर क्या होना है ना, जो चीता जो हमेशा बॉर्डर में रहता है, जंगल और सिटी के ट्रांजिट एरिया में रहता है, वो जो है अल्टीमेटली कहाँ आ गया, वो शहरों के अंदर आ गया। क्योंकि शहरों ने जो है उसकी विसिनिटी को एक्वायर कर लिया, या शहर जो है मान लीजिए जंगल है, ये शहर था, ठीक है, और ये जंगल था। अब चीता जो है यहाँ पर रहता है विसिनिटी में, अब शहर जो है बढ़ के इतने हो गए, तो अल्टीमेटली चीता कहाँ आ गया, शहरों के बीच में आ गया। और तभी जो है चीता एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट जो है, चीता और इंसानों की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत कॉमन होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है एक्सपेंड करने से पहले ये पता रखना चाहिए कि हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो इकोसिस्टम है, कहीं हम उनको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसी केस स्टडी थी, मेरे मन ने कहा तो बता दिया मैंने आपको, क्योंकि ये टॉपिक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये देखिए, ये इस पे भी मैं आपको बताऊं तो एक पूरा स्पेशल सेशन है हमारे पास पड़ा हुआ है इसका, ठीक है, जिसका नाम है टूल किट केस। टूल किट केस मेरा अपनी फेसबुक आईडी है, जो कि जस्ट वो की जो कि निशांत मनाली के नाम से है मेरी फेसबुक आईडी। आप वहां भी जो है मुझे देख सकते हैं उसमें, ये टूल किट केस को, ठीक है। तो ये टूल किट केस मैंने पूरा जो है समझाया है, इसका लिंक मेरी फेसबुक आईडी में भी है, प्लस मेरे यूट्यूब चैनल में तो इसका वीडियो है ही है। ये 29 मिनट्स का वीडियो है। टूल किट केस, फार्म लॉज, ठीक है, ये ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यूअर कभी भी आपसे इन केसों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने कहा था कि 10th ऑप्स कमांडर की टॉक हुई थी और उन्होंने कहा कि हम आगे जो है पुश करेंगे, जो फर्दर प्लान्स है डिसएंगेजमेंट का, हम उसकी तरफ जो है अग्रसित होंगे। अभी पूरा एक प्लान या डिटेल मैप नहीं आया है कैसे कैसे होंगे, बट पॉजिटिव या एक्सेप्टेबल सोल्यूशन आया है म्यूचुअली दोनों साइड से, ठीक है। जैसे कि ये देखिए आखिरी रंग क्या है सर इसकी, ये है द टॉक्स बिगिन एट 10 AM, ठीक है, एंड द फोकस ऑफ द टॉक्स वाज टू वर्क आउट अ फेस डिसएंगेजमेंट प्लान फॉर द अदर फिक्शनल एरियाज। दीज इंक्लूड गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसांग, तेमचौक, ठीक है। चलिए जी, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सारे गम मिटाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। ये एक थोड़ा सा मैटर है जो समझना पड़ेगा आपको। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर की विजिट का। इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं, एक बार वो देखते हैं।
ठीक है। अब क्या है ना सर, ये बात कर रहे हैं एक क्लॉज 6 आसाम अकॉर्ड जो है आपका, ठीक है। जो आपका आसाम अकॉर्ड है, आसाम अकॉर्ड जो है आपका, जो कि कब साइन हुआ था 1985 में, ठीक है। उसका जो है क्लॉज 6, उसके बारे में उसको जो है इंप्लीमेंट करो। ये डिमांड है ऑल स्टूडेंट्स असम यूनियन की, जो कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट को जो है अपोज कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेंटर ने जो है फेल हो गया है क्लॉज 6 जो है असम अकॉर्ड का, उसको इंप्लीमेंट करने में। असम अकॉर्ड क्या कहता है? असम अकॉर्ड ये कहता है 1985 का कि 24 मार्च 1971, ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखिए, 24 मार्च 1971 ये क्या है सर? ये है कट ऑफ डेट। 24 मार्च 1971 ये है सर आपकी कट ऑफ डेट। इस डेट से पहले जो भी आसाम में आया है वो क्या है, उसको राइट मिलेंगे कैसे? इंडियन सिटीजन के, राइट ऑफ इंडियन सिटीजन, मतलब एक तरह से वो इंडिया का नागरिक माना जाएगा। ये कौन कहता है? ये कहता है असम अकॉर्ड। ठीक है, ये तो हुई एक बात, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सर क्लॉज 6 की। अब हम बात करते हैं क्लॉज 6 की। क्लॉज 6 क्या कहते हैं? क्लॉज 6 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड मिलना चाहिए किसको? आसाम पीपल को, टू सेफगार्ड देयर आइडेंटिटी, ठीक है, प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी एंड प्रमोट देयर कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। मैं इसको आपको न्यूज को पढ़ के दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, ये आप देख लीजिए क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं इस चीज को। वो न्यूज कहाँ है? ठीक है, ये देखिए, मेरा कर्सर देखिए। क्लॉज 6 was inserted to safeguard social, political rights and cultural of the indigenous people of Assam। ठीक है, इसको और विस्तार में देखते हैं सर। ये देख लीजिए सर, ये देखिए जो मैंने ये किया है। इट इज टू डिफाइन दैट द असमीज पीपल एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर द सेफगार्ड ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, ये है, एक मिनट दीजिएगा, मुझे सिर्फ क्लॉज 6 बताना है आपको। क्लॉज 6 कहता क्या है? क्लॉज 6 ये कहता है कि सेफगार्ड करने पड़ेंगे हम असमीज पीपल के जो राइट्स हैं, चाहे वो सोशल है, चाहे कल्चरल है, चाहे लिंग्विस्टिक है। ठीक है, ये देखिए, अब ये है पूरा चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहीं डाल देते हैं, एक मिनट दीजिएगा, यहां डाल देते हैं, यहां आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए अब, कॉन्स्टिट्यूशनल, legislative, administrative safeguard as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये सब तो हो गया है। ठीक है, ये क्लॉज 6 कहता है किसका? किसका क्लॉज 6 कहता है? ये क्लॉज 6 कहता है असम अकॉर्ड का 1985 का, जो ये भी कहता है कि 24 मार्च 1971 से पहले जो असम में आया है वो क्या है? वो इंडियन सिटीजन है। ठीक है, अब क्या हुआ है ना, अब क्या हुआ है, एक मिनट दीजिएगा। अब सिंपल सी बात ये हुई है, सिंपल सी बात यहां पर ये कही गई है
कि चलिए असम जो 6 क्लॉज है ये कहता है, लेकिन अब सिंपल सी बात ये कही गई है, चलिए एक काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि सेफगार्ड मिलना चाहिए, 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट है असम के आने के लिए और इंडियन सिटीजनशिप जो है पाने के लिए। ठीक है, जो 24 मार्च 1971 से पहले आया है उसको आप इंडियन सिटीजनशिप दे दीजिए, लेकिन जो असामीज पीपल को जो राइट है, जो असामीज पीपल के राइट हैं, वो उन लोगों को दीजिए जो 1951 से पहले आए हैं। और 1951 और जो एक कट ऑफ डेट है 1971, ये इनको भले ही ये इंडियन सिटीजन है, ये भले ही इंडियन सिटीजन है, बट इनको असामीज को जो फायदे मिलते हैं वो इनको नहीं मिलने चाहिए। समझ में आया या एक बार दोबारा बताऊं? ठीक है, देख लेते हैं क्या हो रहा है। सिंपल बात ये कही थी यहां पर कि भाई 1971, ठीक है, ये कट ऑफ डेट है, इससे पहले जो इंडिया में आया है, वो असम में जो आया है वो क्या है, इंडियन सिटीजन है। लेकिन ये किसके तहत होता है, ये किसके तहत है, असम अकॉर्ड 1985 के। ठीक है, ये है असम अकॉर्ड 1985 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कट ऑफ डेट है आपकी 1971 24 मार्च। इससे पहले जो आया है वो आपका इंडियन सिटीजन है। लेकिन क्या हुआ इसके बाद, इसका क्लॉज 6 ये कहता है कि 1951 एक कट ऑफ डेट है, इससे पहले जो आया है उसको असामीज पीपल को जो फायदे मिलते हैं उसे मिलेंगे, लेकिन जो 1951 से 1971 के बीच में आया है उसे वो फायदे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया है। और अभी जो क्लॉज 6 है इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, डिफरेंट कमिटीज की रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, डिफरेंट कमिटीज की रिपोर्ट आ गई है। Feb 20 में क्या किया था, गवर्नमेंट ने कमिटी अपॉइंट की थी, उसने कहा था कि उसने रिकमेंडेशन दी थी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, बट 6 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली अगस्त में जो है कमेटी के कुछ मेंबर्स ने रिपोर्ट जो है पब्लिक खुद कर दी थी। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, इसको ध्यान रखते रहिए कि क्लॉज 6 क्या है। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया होगा सर आपको, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पेपर में इतना एडवर्टीजमेंट आता है आजकल, क्या बताएं। ठीक है, म्यांमार में क्या हो रहा है ये आपको पता ही है। म्यांमार में क्या है, मिलिट्री कूप हो गया है। ठीक है, 2011 से पहले भी म्यांमार में क्या था, मिलिट्री रूल था, और अभी 2020 में जो है मिलिट्री रूल वहां पर आ गया है, कूप हो गया है। जो सू की है उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनकी पार्टी के लीडर्स को डिटेन किया गया है। ठीक है, और इसके तौर पे जो है म्यांमार में प्रोटेस्ट जो है वो इरेप्ट हो चुके हैं, म्यांमार में जो प्रोटेस्ट है वो इरेप्ट हो चुके हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें कुछ लोगों की जान जा चुकी है, और अभी जो है डेडली क्लैशेस हुए थे। ठीक है, जिसमें कि एक लेडी थी आपकी, उनके ये जो है आपका मियाँ थापते जो थी, ठीक है, जो कि शॉर्ट, जिनको आर्मी की गोली से वो मर गई थी वाइल प्रोटेस्ट में, तो इनके खिलाफ जो है अभी जो है प्रोटेस्टर जो है स्ट्रीट में आ चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो कम होती दिख रही है हमें म्यांमार में, और ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, और वर्ल्ड को जो है अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ऑलरेडी जो है म्यांमार के साथ में है, लेकिन समझिए जो नेबर्स है इनके, इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वैल्यू करती है। ठीक है, सबसे ऊपर मानती है, इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए इस चीज में। प्लस चाइना से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जो कि म्यांमार की आर्मी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं कह सकते चाइना इज प्रीटी मच हैप्पी विद इट, या उन्हें कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि चाइना में खुद डेमोक्रेसी नहीं है सर, तो उन्हें दिक्कत क्या होगी। लेकिन हम, सिंस वी आर द यंगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट, यूएसए द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इन सब ने अपने बयान दिए हैं और बोला है कि म्यांमार में एक प्रॉपर जो है एक समझौता किया जाए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है आगे लाया जाए। ठीक है, ये कुछ नहीं है सर, एक प्लेन था आपका यूएसए यूनाइटेड एयरलाइंस का, इसमें इंजन फेलियर हो गया, और देखिए इसके ये यहाँ से धुआं आ रहा है, बट अल्टीमेटली ये सेफली लैंड कर गया। पिछले 3 दिनों में मैंने 3 केस देख ली है प्लेन के। पहला मैंने देखा इमरजेंसी लैंडिंग हुई एयर इंडिया के प्लेन की, कहाँ पर, कोझीकोड में, त्रिवेंद्रम में। ठीक है, चेक कीजिएगा। कल क्या हुआ था,
कल एक हाइड्रोलिक फेलियर हुआ था एयर इंडिया नहीं, कल क्या हुआ था, कल हुआ था एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट थी जो कि शारजाह से आ रही थी, और वाइल लैंडिंग उसका जो एक विंग था वो पोल में टकरा गया था। ठीक है, ऑल वाज सेफ, ठीक है, सब सेफ था, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई थी, नॉट नो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट। ये भी एक प्लेन था जो कि कहाँ जा रहा था, ये प्लेन जा कहाँ रहा था आपका, ठीक है, फ्रॉम डेनवर टू हवाई। और इसमें क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ कि इसमें जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए, ठीक है। और देखिए जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, आई कैन ऑनेस्टली से आई थॉट वी वर गोइंग टू डाई। ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं पैसेंजर्स कि वी दे थॉट दैट दे वर गोइंग टू डाई, पर अल्टीमेटली सर जो होना है वो प्रिवेल तो होता ही है, ठीक है। नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ मैंने थोड़ा फ्रेशनेस के तौर पे आपको एक चीज बताई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक फैशन अप न्यूज है आपके लिए, ठीक है। फेसबुक, और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ऑजीज का एंड फेसबुक का बड़ा मुद्दा, ठीक है, बड़ा मुद्दा फेसबुक ऑस्ट्रेलिया का, और ये न्यूज में कवर नहीं कर रहा। अभी शाम को 5, 6, 7 इसके बीच में आपको एक सेशन दिख जाएगा इसमें, जिसमें कि फेसबुक एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, फेसबुक एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसमें एंटायर नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। तो ये न्यूज मत पढ़िए, अभी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, फेसबुक ऑस्ट्रेलिया और एक मतलब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और जितनी भी टेक कंपनीज हैं इनके बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो मैं आपको जो है शाम को एक अपनी शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। आज के लिए पेपर में इतनी ही न्यूज थी, न्यूज थोड़ी कम थी, ठीक है, तो हमने जल्दी इसको कवर कर लिया है, और जल्दी कवर किया तो बाकी फिर आप पूरे दिन और कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, जिसको भी ये मेरा सेशन समझ में आया या अच्छा लगता है तो यार प्लीज इसको लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, 2 से 3 व्यूज आते हैं तो कोई पॉइंट नहीं है सर इस चीज में, ठीक है। चलिए सर, फिर भी मैं सोचता हूँ कि दीज आर द इनिशियल डेज, ठीक है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है इन चीजों की वैल्यू करने वाला भी मिलता है, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, तो आई विल बी होपिंग फॉर द बेस्ट एंड नो इश्यूज, आई विल नॉट गेट डिमोरलाइज, आई विल कंटिन्यूसली मेक वीडियोस, राइट, कि मैं जितना भी फायदा कर सकूं आप लोगों का कर सकता हूं, ठीक है। और क्या है कि अगर पसंद आती है तो उसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। बाकी मेरी फेसबुक आईडी है निशांत बेनाली, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अंटिल देन सर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, राइट, चलो टेक केयर।